बीएससी वाले सभी लोग ध्यान दें, बीएससी सेमेस्टर 1 आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे, आपको पूरा समझाया जाएगा। पहला हमारा बुक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बुक है आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है, ये बुक का नाम है। ये देखिए बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बुक है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लगी है, उसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये पूरी किताब है। हालांकि देखा जाए तो मैथमेटिकल फिजिक्स एक अलग किताब होती है, न्यूटोनियन फिजिक्स एक अलग किताब होती है, लेकिन दोनों को मिलाकर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर आएगा। 75 नंबर का पेपर इसी किताब से बनेगा, यानी कि इन दोनों से। अब बेसिकली होता क्या है देखिएगा, जो आपका ध्यान से समझो कि मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें से आपको ये 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। देखिए मैं आपको बता दूं कौन कौन सी 4 यूनिट। एक वेक्टर एलजेब्रा, एक वेक्टर कैलकुलस, एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, ये 4 पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी आपको 4, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, इसमें से भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि एक डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स और वेव मोशन, ये आपको 4 यूनिट इसमें से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। हालांकि ये वाली जो किताब है न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ी किताब होती है, लेकिन उसमें से आपको ये 4 ही यूनिट पढ़नी है। 4 यूनिट में से भी इसमें डिस्क्राइब कर रखा है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिएगा, ये भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब सीधे सीधे बात आती है, हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी आपका सिलेबस है वो चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि देखिएगा क्या है, वेक्टर एलजेब्रा पहली यूनिट रहेगी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर और वेक्टर के बीच में प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। और वही इसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और एक सीडो वेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा, ये जो ट्रू वेक्टर और ट्रू स्केलर और ये क्या है, बस। तो ये है पहली यूनिट में, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ पढ़ेंगे, इनसे अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जो आपके पेपर में आएगा वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे इंट्रोडक्शन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सीधे सीधे आते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिएगा लिखा हुआ है हमारा, वो कहाँ है हाइलाइटर, अभी तो हमारे पास था ये रहा, ठीक है। ये देखिएगा सबसे पहला, ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। सबसे पहला स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज क्या है भाई, समझते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, वही चीज आगे चल के पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, उसी चीज से मिलकर बनेगी। देखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि वे भौतिक राशि, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं क्या, वे भौतिक राशि जिनको केवल मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनको केवल परिमाण, क्या है, केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्केलर, यानी कि अदिश राशि। उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। सिंपल सा हो गया याद, ठीक है। हालांकि ये हमने परिभाषाएं देखिए यहाँ पे, इसके साथ साथ हमने देखिएगा यहाँ पे लिख रखी है, इस चीज को समझो। देखिए ये इसको समझो, यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। ये रहा क्या है,
वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त होती हैं अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे कि भैया ताप है, घनत्व है, द्रव्यमान है, समय है, चाल है आदि। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा वही देखिएगा किस तरीके से लिख दिया है हमने। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर्स क्वांटिटीज। जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, टाइम, स्पीड। ये परिभाषा लिख सकते हो इंग्लिश वाली, या हमारी एक और परिभाषा हमने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पर देखिएगा ये वाली, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड या विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड और कॉल्ड स्केलर्स या स्केलर्स क्वांटिटीज। टाइम ये वाली, ठीक है। स्केलर क्वांटिट्यूड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आ जाते हैं सीधे सीधे। अब आपने सीधे सीधे देखिए भौतिक राशि, सिंपल भौतिक राशियों को किसने भागों में बांटा है, सिंपल सा यहीं से समझ लो। भौतिक राशि एक आपकी हो गई अदिश, क्या अदिश, और एक हो गई आपकी सदिश, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि आपको पता चल रहा है ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ना से होता है। जैसे प्रसन्न, अप्रसन्न, अप्रसन्न का मतलब जो खुश नहीं है, ए मिस नहीं, दिस मिस दिशा, जिसके पास में दिशा नहीं है। केवल क्या है इसमें केवल आपको परिमाण मिलता है। क्या मिलता है? केवल परिमाण। इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ दिशा भी होगी। क्या होगी इसमें? दिशा भी होगी। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। चलिएगा, तो वही चीज है आपकी, और इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देंगे, लो हो गया। वे भौतिक राशियां जो परिमाण और दिशा द्वारा व्यक्त होती है, परिमाण एवं दिशा दोनों के द्वारा व्यक्त होती हैं, परिमाण और दिशा द्वारा व्यक्त होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बल, विस्थापन, वेग, संवेग आदि, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल, इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख सकते हो आप, क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। आप समझ ही गए होंगे, वे फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां विच आर रिप्रेजेंट जिनको व्यक्त किया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल, काम खत्म। चलिएगा, अब इसके लिए एक खास बात और है भाई। क्या खास बात है, जरा यहां पे देख लो। क्या है कि एक सदिश राशि को एक तीर के साथ सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम निर्देशित रेखा कहते हैं। जैसे कि ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भैया ए से बी की ओर हमने फोर्स लगाया, तो हम दिखाएंगे कि भैया ए से बी की ओर इस तरह से, ठीक है। कोई रेखा है, एक आदमी ए से बी की ओर जा रहा है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए से बी की ओर ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि इसकी दिशा ए से बी की ओर है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे कि ये ए है और ये ए वेक्टर है, तो बात वही है, ये ए वेक्टर का परिमाण है और ये ए वेक्टर यानी कि ये दिशा है, ठीक है। ए से बी पर हमने वेक्टर लगा दिया, मतलब इसकी दिशा ए से बी की ओर है। इस तरह से आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ एक चीज़ और है भाई, क्या है? इन्हीं चीज़ के लिए आज यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और पढ़ लीजिए। क्या पढ़ेंगे हम? देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा, हमने ये पढ़ ली है, ये परिभाषा हम
आपको बता चुके हैं आपकी, ठीक है। ये देखिएगा यहां पर देखिए, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा, इसी में लिखा हुआ है ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतना जानते हो आप कि एक भौतिक राशि क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रखती है, हैविंग यानी रखती है, बट नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इज नॉट वेक्टर। मतलब ये किस, यानी कि कोई भौतिक राशि यदि क्या है कि वह आपका परिमाण भी रख रही है और दिशा भी रख रही है, लेकिन एक और नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करती है। वेक्टर एडिशन का मतलब सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है, तो वो सदिश राशि नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है? क्योंकि एक बहुत ही वेक्टर क्वांटिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आ जाती है कि वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी which have both a magnitude and direction and it obey triangle law of addition या equivalently parallelogram law of addition। कुल मिला के मतलब है वेक्टर एडिशन लॉ। देखिएगा ये ना वेक्टर्स एडिशन यानी लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है, यानी वेक्टर सदिश योग का नियम का पालन करती हैं तभी वो सदिश राशि कहलाएगी, अदरवाइज सदिश राशि नहीं कहलाएगी। जैसे कि एक हमारे पास में एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन हमने कभी भी आई जो देखा होगा इंटर की क्लास में, आई देखिएगा यहाँ पे समझो कि आई के ऊपर कभी भी वेक्टर लगा नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आई में देखिए वैद्युत धारा जो होती है उसमें आपका परिमाण भी होता है, ठीक, प्लस दिशा भी होती है, लेकिन इसमें ये क्या है, सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग का नियम, ठीक है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, तो इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती है, ठीक है। अब देखिएगा ये अब क्लियर हो गई होंगी बातें। अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए ये लिख रही है कुछ चीज़ें, इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा ये BSc कितना मोटा मोटा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। हाँ एक चीज़ और थी, देखो इसमें यहाँ पर हमने डाल दिया था इसमें कि नोट करके भी डाल दिया था, देखो नोट करके भी लिख सकते हो ये वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इट ओबे ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। चलिएगा अब इंपॉर्टेंट, चलिएगा अब आते हैं वेक्टर्स के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। पहला शून्य या रिक्त सदिश जैसे जीरो या नल वेक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये काफी बार आया है, ठीक है। चलिएगा क्या है, एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको हम बोलते हैं रिक्त या शून्य सदिश कहलाता है। ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड और कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है। जैसे कि ये देखिएगा सिंपल सा ये रहा, ये ना तो देखिए इतना भी बड़ा नहीं है, यानी कि शून्य ऐसे, यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु भी यही हो और अंतिम बिंदु भी यही हो उसको बोलेंगे हम नल वेक्टर, ठीक है। चलिएगा तो एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हैं उसको बोलते हैं शून्य सदिश, ठीक है। ऊपर वाली परिभाषा लिख सकते हो या नीचे वाली, इसका एक और इंग्लिश में वर्जन देख लीजिए। ए वेक्टर विच हैज द सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और कॉल्ड जीरो या नल वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हो और कॉल्ड, या लिख सकते हो इज सेड टू बी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ओके। अब देखिएगा नोट करके लिख लीजिए, नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, यानी शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है। सिंपल सा कह रहा है ना, ये तो परिभाषा में कह रहा है कि भैया उसकी कोई दिशा नहीं होती है। आगे देखिएगा समान सदिश, क्या समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, इक्वल वेक्टर जो
इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन इट सेट टू बी इक्वल वेक्टर। यदि दो सदिशों का समान परिमाण तथा, अरे देखो इसको काट दीजिए, इसको ये क्या लिख दिया यार परिभाषा, दो सदिशों का परिमाण तथा दिशा समान हो, ऐसे लिखो। दो सदिशों का, यदि दो सदिशों का परिमाण तथा दिशा समान हो तो इन्हें समान वेक्टर कहते हैं, तो इन्हें समान वेक्टर कहते हैं। या ऐसे कहिए, वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान होती है उनको समान सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात ये है। जैसे कि भैया देखो ये कितनी बुरी बात कर रखी है, ये ऐसे, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास में ऐसे समझो, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इसकी दिशा भी सेम है। ये ए वेक्टर इधर है तो ये भी इधर ही है, बी वेक्टर भी। वे वेक्टर जिनकी दिशा और परिमाण, ये देखिए ए वेक्टर का परिमाण और ये बी वेक्टर का परिमाण दोनों सेम है, तो उसको बोलेंगे हम समान वेक्टर। ठीक है, चलिएगा। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इकाई वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे हम। क्या है? इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। जैसे कि इफ ए वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द ए कैप। यानी किसी सदिश का यदि परिमाण 1 है यानी 1 है तो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं और इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि भैया मेरे पास में कोई भी सदिश है, ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का परिमाण 1 आ जाए तो हम इसी बी वेक्टर को बोलेंगे बी कैप, यानी कि इकाई सदिश। इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होता है वो बी वेक्टर का परिमाण बट्टे बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर बट्टे बी वेक्टर का परिमाण, ये होता है। उस सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग कर देते हैं तो इकाई सदिश बन जाता है। चलिएगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर, यदि हमारे पास में एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप से। और ए कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, या ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का परिमाण इंटू ए वेक्टर का ये कैप। कैप केवल ये कैप का मतलब है ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये लिखा हुआ है दिस वेक्टर इज यूज्ड गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इस सदिश का उपयोग सदिश की दिशा देने में किया जाता है, दिशा बताने में किया जाता है। किसका? इसका। ये केवल दिशा को बताएगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक, जैसे कि भैया एक सदिश में क्या चीज होती है? एक सदिश में दो चीज पाई जाती हैं। एक सदिश में क्या चीज पाई जाती है? एक परिमाण होता है, परिमाण, और एक उसमें क्या होती है? आपकी दिशा भी होती है। तो ये जो कैप है ना, ये जैसे कि हमारे पास में ये है, तो इसका मतलब ए वेक्टर का जो परिमाण तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इसमें दिशा की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़, ये दिशा, ठीक है, सॉरी ये आपका सदिश हो गया, इस तरह से ये सदिश हो गया, ये ठीक है, ये सदिश हो गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो रूप क्या हो जाएगा भैया? ए वेक्टर का रूप ये बन गया कि ए वेक्टर के साथ में हमारे पास में ए वेक्टर का परिमाण ये हो गया और इसमें दिशा इसकी ये बताता है। तो एक सदिश राशि में क्या चीज़ मिलती है? एक परिमाण मिलता है और दिशा मिलती है। इस तरह से आपका ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिएगा, एक चीज़ और सीख लो यहाँ पे कि इकाई सदिश एक्स वाई जेड अक्ष के साथ में आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो यूनिट वेक्टर है तो एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर आई कैप होगा है और वाई अक्ष पर जे कैप होगा और जेड अक्ष पर के। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाई आई जे के। ठीक है, चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं भाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट बचा नहीं होगा, बचता है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और आपका शेयर जरूर मिलना चाहिए, सपोर्ट करो, और बहुत ही शानदार जानदार वीडियो लाते रहेंगे।
और कमेंट करके बताना हिंदी में बनाएं वीडियो या इंग्लिश में बनाएं या हिंदी इंग्लिश दोनों में चलने दें, ठीक है। ये कमेंट जरूर करनी है। स्टिक्स ऑफ वेक्टर्स यानी कि वेक्टर क्वांटिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिएगा। जैसे कि इफ, ये देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यदि दो वेक्टरों के बीच में एंगल 0 है तो देन वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। यानी कि दो वेक्टरों के बीच, यदि मैं कह रहा हूं मेरे पास में दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टरों के बीच, जैसे कि एक वेक्टर इस तरह से है ए और दूसरा वेक्टर इस तरह से है ए बी, इनके बीच में ये कोण है थीटा। अब मैं कह रहा हूं इनके बीच में 30 अंश है, इन दोनों को ही एक ही दिशा में कर दूं, एक इधर और दूसरा भी इधर, ठीक है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो इनके बीच में कोण कितना होगा, दोनों ही एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में थीटा बराबर कितना, 0 अंश। तो हम इनको बोलेंगे, यानी जिनके बीच में थीटा बराबर 0 अंश होता है उसको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। सिंपल सी दिखाई दे रही है, पैरेलल ही है ना, ये इधर है, ये भी इधर है, दोनों वेक्टरों के बीच में पैरेलल है, एक ही दिशा में है तो पैरेलल होंगे। और यदि दोनों वेक्टरों के बीच में 180 अंश का कोण है तब हम उनको कहेंगे एंटी पैरेलल। क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। और यदि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि दो वेक्टर आपके या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तब हम उनको कहेंगे कोलिनियर। यानी कि जैसे कि ये देखिए, दोनों का जो टेल है, ये एक वेक्टर में ये उसका हेड होता है और ये उसकी पूंछ होती है। तो दो वेक्टरों की पूंछ आपस में जुड़ी हो, एक जगह हो, तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। जहां पर एक वेक्टर आपका कैसा है, ऐसा समझ लो, एक इधर है एक इधर है, तब भी ये क्या है, आपके कोलिनियर कहलाएंगे। यानी कि आपके दोनों के बीच में 180 अंश हो या आपका 0 अंश हो, तो उनको बोलेंगे हम कैसा, आपका कोलिनियर, ठीक है। चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से बाद में हम सीधे सीधे, हाँ, ये एडिशन लॉ पर भी हम बात करेंगे अभी, देखिएगा। चलो यहीं पे पहले इसको भी पढ़ लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है, ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है भाई, ये भी सीख लो पहले, सिंपल सी बात। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जो अभी हमने बताया था, जो वेक्टर सदिश राशियां जो इस नियम का पालन करती हैं। तो ये क्या होता है भाई, इसको सीखो पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रिंगल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर represent by the third side of triangle. This is called triangle law of vector addition. मतलब ये है, कुछ आपको अजीब सा लगा, देखिएगा, मेरे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यदि मैं जैसे, और ये मेरे पास में एक क्या है, त्रिभुज है, इस तरह से ये त्रिभुज है। तो ये नियम कहता है कि यदि हम इन दो वेक्टरों को त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि एक वेक्टर हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया और एक वेक्टर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तब इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट होगा वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। इनका जो रिजल्टेंट है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि दर्शाया जाएगा। यदि किन्हीं दो वेक्टरों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों वेक्टरों के परिणामी सदिश को दर्शाती है या परिणामी सदिश को बताती है। ये है, अब देख लो, अब हो जाएगा याद। देखिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि दो सदिशों को परिमाण और दिशा दोनों में दो साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड, यानी कि उनको दर्शाया जाए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में
दो साइड यानी दो भुजा, टू साइड दो भुजा त्रिभुज की से, यानी किसी त्रिभुज की किन्हीं दो वेक्टरों को, यदि दो वेक्टरों को या दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो दिशा यानी कि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो तब द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, तब इन सदिशों का परिणामी सदिश रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा या तीसरी भुजा से रिप्रेजेंट होगा। ये है आपका, समझ में आई बात। अब हिंदी में कैसे लिखना है, हिंदी में भी आपका लिखा हुआ होगा, एक सेकंड में आपको देख ले रहा हूँ, पीछे लिख रहा होगा कहीं ना कहीं। हिंदी में इसमें नहीं लिख रहा है, चलिएगा हिंदी में मैं आपको डाल दूंगा, समझ तो गए हो ना, जब नोट्स डालूंगा मैं आपको उसमें मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिएगा देखो ये यहाँ पे ट्रिंगल लो, ट्रिंगल का मतलब यहाँ पे देखिए सी वेक्टर मान लो या आर वेक्टर मान लो, आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम ट्रिंगल लॉ। जो सदिश ट्रिंगल लॉ का पालन नहीं करेंगे तो वो सदिश राशियां नहीं कहलाएंगी, ठीक है, दो वैक्टर राशियां, ठीक। चलिएगा अब ट्रिंगल लॉ का एक दूसरा भाई है पैरेलोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिएगा ये भी सेम वही है, अंतर कुछ नहीं है। पैरेलोग्राम लॉ भी पढ़ लो साथ के साथ। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, मतलब ये किसी इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। किसी समांतर यानी किसी किन्हीं दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी एडजॉइंट, देखिए एडसेंट का मतलब है जो आपकी, यहाँ पे एडजॉइंट बोला जाएगा, यहाँ पे वैसे एडजॉइंट का मतलब ये है संलग्न भुजाएं, ठीक है, एडजॉइंट का मतलब संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तब a point of the resultant of these vector is, तब इन सदिशों का परिणामी सदिश रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेलोग्राम, यानी कि डायगोनल का मतलब विकर्ण, विकर्ण से तब इन सदिशों का जो परिणामी सदिश है वो इन सदिशों के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण से प्रदर्शित होगा। पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जो इनके बिंदु से गुजरता है, ठीक है, जो इस बिंदु से गुजरता है उससे, ठीक है, क्योंकि एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं ना, एक इधर वाला भी तो विकर्ण होता है, देखिएगा ये एक चतुर्भुज में एक तो ओसी विकर्ण होगा, एक बीए विकर्ण होगा, तो उस बिंदु से गुजरने वाले इन एडजॉइंट पॉइंट से गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा इनका रिजल्टेंट, ठीक है, बाकी वही है। दिस इज कॉल्ड पैरेलोग्राम लॉ, ठीक है, हिंदी में आपको दिखा देंगे, समझ में आ गया। किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो इन सदिशों का परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के इन बिंदुओं से, इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश इस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इस बिंदु से होकर गुजरता है, जो पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से होकर गुजरता है, ठीक है, समझ में आया। चलिएगा क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखिएगा कुछ चीजें हम सीखते हैं सिंपल तरीके से, कुछ चीजें यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेंगी, देखिएगा क्या है, ये देखिएगा